हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज चला रहा हूँ मैं टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस, जो कि ये पेट्रोल मैनुअल में 6 स्पीड है। और ये इसका ड्राइव रिव्यू कर रहा हूँ मैं अभी। मैं इसको करीबन 2 दिन में ये गाड़ी 17 घंटे चल चुकी है और 800 किलोमीटर चल चुकी है, जिसमें से देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे मैंने 14 घंटे अभी गाड़ी चलाई है और आराम से 550 किलोमीटर के लगभग की मेरी ड्राइव हो चुकी है। की बात इंजन की बात कर दी जाए तो ये आता है 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है गाड़ी। 118 bhp पावर आती है और 170 Nm टॉर्क है। अब बात करी जाए कि सिटी में और हाईवे पे क्या डिफरेंस है, तो स्टार्ट करूँ मैं पहले बढ़िया चीज़ों से। तो जो सबसे बढ़िया चीज़ें हैं उनमें सबसे पहली है क्लच। क्लच इज क्लोज टू परफेक्ट। आप डीजल में मोस्टली देखोगे कि क्लच थोड़ा लाइट होता है, इसमें बीइंग अ पेट्रोल कार काफ़ी लाइट है क्लच। और सिटी में ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो तो मेरे को बहुत ज़्यादा क्लच दबाने में मेरे घुटने दर्द करने लगते हैं। दूसरी चीज़ बात कर ली जाए, डेफिनेटली टू स्पोक जो है एक्चुअली ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। लोगों को पसंद भी आ रहा है, लोगों को नापसंद भी आ रहा है। मैं कहूँ दिखावे के लिए काफ़ी अच्छा है। ये जो इल्यूमिनेशन है ये बहुत बढ़िया काम किया। आपको नहीं लगेगा कि आप कोई टाटा की गाड़ी चला रहे हो। आज से 3 से 4 साल पहले जाके देखें तो जब पुरानी वाली भी नेक्सॉन आती थी उसके भी इनिशियल मॉडल्स में वो वाली बात की थी। उसमें देन इसका जो कॉकपिट है, ये आपका जो स्पीडोमीटर है इसका क्रिएटिव प्लस के अंदर एलसीडी डिस्प्ले आता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। इवन नेविगेशन भी नीचे की तरफ आ रहा है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है। पूरा प्रॉपर इसके अंदर आएगा, पूरा प्रॉपर इसके अंदर आएगा। रेस्ट आपका बाकी टर्न बाय टर्न आपका इसमें आ जाएगा। तो MID की बात हो गई, देन उसके बाद इसकी बात हो गई। अब बात कर लीजिए शिफ्टिंग की, जो एक दूसरी चीज़ है। शिफ्टिंग में बहुत प्रॉपर शिफ्टिंग है, मतलब बिल्कुल भी कहीं आपको ऐसा महसूस नहीं होगा गियर चेंज करते हुए। बहुत प्रॉपर तरीके से स्लॉट होते हैं, कहीं बीच में अटकता नहीं है। बट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसका ये जो आपको पुल करके जो रिवर्स में एंगेज करना पड़ता है वो कई बार बीच में स्टक होता है। तो जब ऐसे केसेस में जब आपको आगे करके पीछे करनी है गाड़ी, एकदम से आप कहीं पार्किंग में ऐसे वाले टाइट पार्किंग में आपको आगे पीछे करके निकालनी है गाड़ी, तो दिक्कत देगा। स्टीयरिंग फीडबैक की बात कर लें तो बहुत परफेक्ट है। नॉट एज परफेक्ट एज जर्मन्स बट फार बेटर देन कोरियंस। हुंडई और मारुति से कहीं ज़्यादा बेटर है। और फिर उसके बाद स्टीयरिंग फीडबैक की हमने बात कर ली। दूसरा जो एक प्रॉब्लम है इसकी स्टीयरिंग के साथ वो ये है कि ये बहुत बेसिक सा स्टीयरिंग था। देखा जाए तो ये वाली प्लास्टिक क्वालिटी आपको देख के पता चल रही होगी। ये वाली प्लास्टिक क्वालिटी देख के आपको समझ में आ जाएगा कि है वैसे ही, मतलब हॉर्न पैड ये जो नीचे की तरफ जो है प्लास्टिक वही है, बस इसके ऊपर एक ये वाली जो कवरिंग दी गई है ये थोड़ा प्रीमियम फिनिश दे रही है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई जब आप ऐसे दबा रहे हो या ऐसे दबा रहे हो। क्योंकि मोस्टली मैं थंब यूज़ करता हूँ, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको बिल्कुल एफर्ट नहीं आएगी। बट अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, आप इससे नहीं यूज़ कर रहे हो, मतलब प्रेस कर सकते हो हॉर्न आपको ये यूज़ करना पड़ेगा और काफ़ी ज़ोर आता है। इस वाले हिस्से पे ज़ोर बहुत आता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई। पुरानी वाली नेक्सॉन में ये वाला इशू नहीं था इतना। दूसरा हॉर्न की बात कर ली जाए तो ठीक है, ओकेश है। वही वाली बात है कि बाकी सारी मैन्युफैक्चरर्स जैसा ही है। आपको हुंडई किया या फिर वॉक्सवैगन स्कोडा जैसा हो जो एक लाउड वाला है, वो नहीं है। बेरेबल है कि सामने वाला आदमी भी झेल सके और आप हॉर्न बजा रहे तो काम चल जाए, ऐसा वाला। फिर उसके बाद अब बात कर लीजिए एर्गोनॉमिक्स की। तो यहाँ पे गाड़ी में कुछ एक चीज़ें मेरे को खटक रही हैं। मैं 6 फीट का हूँ और मेरी टांगें एक्चुअली देखी जाए तो थोड़ी सी मैं मानता हूँ कि लंबी हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये कहीं ना कहीं अंदर की तरफ आता है, तो लंबे टाइम पे मेरे को ये वाला हिस्सा दर्द दे रहा है। मतलब आपको कहीं ना कहीं है ना, यहाँ पे आप रेस्ट करोगे तो आपको ये चीज़ काफ मसल्स में लगेगी। देन रेस्ट आप इसको अगर यहाँ पे रखते हो तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा लगेगा। डेड पेडल की कमी है तो आप साइड में नहीं रख सकते हो पैर, मतलब आपके पास इतना ही स्पेस है कि क्लच और उसके बीच में आपका शू बस फंस जाएगा। आप नीचे भी मतलब ऐसे नहीं रख सकते डेड पेडल के लिए जैसे आप रेस्ट पे रख सकते हो। और वैसे देखा जाए तो गाड़ी सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो डैशबोर्ड काफ़ी लंबा है।
बट डैशबोर्ड लंबा होने के बाद ये कॉन्स में भी आता है, प्रो में भी आता है कि डैशबोर्ड लंबा होता है, सेफ्टी है ये वो। बाकी लंबा होने के साथ साथ फिर भी आप अगर देखोगे तो इसकी बोनट की विजिबिलिटी बहुत प्रॉपर है। बोनट दिखाई देता है, जो कि आजकल की गाड़ियों में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। जब बात आती है उसकी कि आप सिटी में चलाओगे तो डेफिनेटली आपको दुख देगी। 1810 mm है। रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, ये गाड़ी क्रेटा से ज़्यादा चौड़ी है। तो कहीं ना कहीं जब आप गलियों में चला रहे हो, सिटी में चला रहे हो उस गाड़ी को, तो आप कॉन्शियस रहोगे उस चीज़ को लेके। आपको कॉर्नर्स वगैरह का एक कॉन्फिडेंस आप कहीं ना कहीं लूज करोगे। और दूसरा ये है कि जो मिरर्स हैं ये थोड़े से चौड़े हो गए हैं, विजिबिलिटी बढ़िया हो गई है। बट मैं अगर जिन लोगों ने ध्यान दिया हो, इससे पिछला मॉडल जो हैरियर का आता था, ये सेम वही मिरर है। मेरे को जो महसूस हुआ वो यही है। बाकी आप अगर कभी नोटिस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि वही हैरियर के ही ORVM से जिनका कैमरा लगा दिया गया और 360 डिग्री बन गया है। अब 360 डिग्री कैमरा की बात आती है तो वो मैंने एक शॉर्ट्स पे डाला। 360 कैमरा के बाद आपको जो 1810 mm है, उस चीज़ में आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हल्का सा गेन करोगे, क्योंकि आपको दोनों साइड के टायर दिखते हैं, आगे भी पीछे भी। और इवन ये होता है कि आप फ्रंट की तरफ देख पा रहे हो, राइट की तरफ देख पा रहे हो, लेफ्ट की तरफ देख पा रहे हो। बट वो 20 किलोमीटर/आवर तक ही काम करते हैं, तो आप पूरे टाइम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो ये सारी मेजरमेंट की बात हो गई। दूसरा हाँ, ये भी आता है कि विजिबिलिटी में ये वाला जो पिलर है ये बहुत मोटा रहने वाला है। ये शुरुआत से दिक्कत रही है, बट हाँ आप यूज टू हो जाओगे। लेकिन घाट सेक्शन पे या फिर माउंटेन्स पे या फिर काफ़ी ज़्यादा कर्वी है अगर रोड्स, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है कि आप ये मान के चलो इसके पीछे आराम से दो लगातार अगर कोई बाइक वाले आ रहे हैं तो आपको मोड़ते वक्त इसके पीछे छुप जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा ऐसे करके देखना पड़ेगा। और दूसरा, ORVM ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें। ORVM भी ब्लॉक करता है विजन कहीं ना कहीं। अब इकोनॉमी की बात कर ली जाए, क्योंकि ये तो हर आदमी सबसे पहले ही सुनना चाह रहा है, क्योंकि फ्यूल इकोनॉमी है कितनी। कंपनी क्लेम कर रही है 17.4, बट हमने जो पहली ट्रिप करी, जो मतलब पहली एक ड्राइव करी फ्रॉम जयपुर टू उदयपुर, हाईवे पे आधा घंटा इवन अटकने के बाद भी आप देखोगे तो वो वाली वीडियो मैंने अपलोड करी है, या फिर प्रोबेबली करूँगा। तो उसके अंदर ये रहा है कि हाईवे पे उदयपुर जाते टाइम में 18.5 के एवरेज आई, जिसमें आप ये देखें कि आधा घंटे गाड़ी हम मतलब ट्रैफिक में स्टक रहे हैं। दूसरी बात ये कि गाड़ी अच्छी स्पीड पे चली है। एक बेनिफिट आपको ये, हाईवे पे 6 गियर हैं इस गाड़ी में। तो अभी मैं 84 पे चल रहा हूँ और RPM आप देखोगे तो 1200 या 1400 चल रहे। थोड़ा टैकोमीटर का आपको नहीं समझ में आएगा एकदम से, क्योंकि ब्लॉक्स जो हैं बड़े मोटे मोटे से हैं। आपको ये नहीं पता चलेगा 1200 है, 1500 है, 1800 है। अंदाजे के लिए आप देखोगे तो उतना ही रहने वाला ही है। आप हाई स्पीड पे भी चलोगे तो बहुत बड़ी एफिशिएंसी मिलेगी आपको। 100 पे 2000 RPM क्रॉस शायद ना करे, या फिर एग्जैक्ट 2000 पे होगा या फिर 2200 पे होगा, ज्यादा से ज्यादा इतने पे होगा। 100-110 पे भी आपको इकोनॉमी बढ़िया मिलती रहेगी। और अभी देख लीजिए तो 700 किलोमीटर इंक्लूडिंग 2 दिन का ट्रैफिक में अटकना उदयपुर में, तो उसके बाद भी गाड़ी 15.5 दे रही है। हालांकि ये कोई ग्लिच था, क्योंकि एवरेज पूरी रीसेट हो गई थी। ट्रिप रीसेट नहीं हुई, एवरेज रीसेट हो गई। तो उसके बाद भी अगर 15.5 दे रही है तो इट इज फेयर इनफ। अभी ये सेकंड गियर का पुल है, शोर है, NVH लेवल ठीक है, बट वही वाली चीज है, जब टर्बो एक्टिवेट होता है तो आपको आवाज आएगी। और पावर के अंदर भी ये वाली प्रॉब्लम रहेगी कि जब तक टर्बो एक्टिवेट नहीं होता कहीं ना कहीं आपको पावर लॉस लगेगा। 3 मोड्स आते हैं इसके अंदर, इको, स्पोर्ट और सिटी। बाय डिफॉल्ट सिटी पे रहेगा ये, बट आप अगर इको में चलाओगे, ये गिमिक नहीं है, ये एक्चुअल में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। स्पोर्ट में गाड़ी में पावर दिखती है, इको में गाड़ी कहीं ना कहीं अंडर पावर्ड लगती है। तो ये पावर की बात हो गई, एर्गोनॉमिक्स की बात हो गई, और ऑलमोस्ट सारी बात हो चुकी है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो, अगर आप टाटा नेक्सॉन लेना चाह रहे हो पेट्रोल में, तो डेफिनेटली अभी मार्केट में देखा जाए तो ये गाड़ी मार्केट में वैसी ही है जैसे होंडा के लिए स्कूटीज में एक्टिवा, जुपिटर है, और बाइक्स में स्प्लेंडर है। पानी की तरह बिक रही है और डेफिनेटली बिकने लायक है ये गाड़ी। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हो, यू कैन गो फॉर इट। थोड़ा रिलायबिलिटी के इश्यूज टाटा में, एक तो आफ्टर मार्केट की प्रॉब्लम रहती है,
और रिलायबिलिटी के इश्यूज कहीं ना कहीं है। सॉफ्टवेयर के साथ आपको माथाफोड़ी करनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी ये और ये बोल जाते हैं, मतलब इनमें प्रॉब्लम आती है, बहुत बहुत फ्रीक्वेंट आती है। अगर आपके नहीं आई है तो आप लकी हो। बाकी इसके अल्टरनेट में आप XUV3X को कंसिडर कर सकते हैं। चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहने वाली हैं। अगर आप लंबा प्लान कर रहे हो तो आप आराम से जा सकते हो, और आपको एक गाड़ी चाहिए सिर्फ, मतलब एक सेफ्टी चाहिए, गाड़ी चाहिए परफेक्ट ऐसे वाली चाहिए कि हाँ मेरे को गाड़ी रखनी है, देन इट इज़ बेस्ट। आप जर्मन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़े। कोरियन में पढ़ोगे तो कोरियन और जापानीज दोनों में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे। तो उस हिसाब से देखा जाए बहुत बहुत बढ़िया डील है। और एक ये मैंने बताया नहीं कि लेन चेंज इंडिकेटर है इसके अंदर ही आता है। लेन चेंज इंडिकेटर जब दोगे आप तो आपका ये वाला कैमरा काम करेगा। ये भी बहुत सही चीज़ है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ये ड्राइव रिव्यू में था। वर्क अराउंड भी एक मैं बनाऊंगा, और पॉजिटिव नेगेटिव्स कोशिश करूंगा। मैं अभी एक्चुअली गिन ही रहा हूँ, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों निकलते आ ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 10 से 12 होंगे। और डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी आदमी के लिए बहुत ज़्यादा खटक सकती हैं, और हो सकता है किसी आदमी को इतना ज़्यादा फर्क ना पड़े। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ड्राइव रिव्यू ऑफ टाटा नेक्सॉन। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।